सूट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, इसी को आज हम लोग जो है इस क्लास में देखेंगे कि जो सिविल सूट होता है वो पीड़ित व्यक्ति लाता है, विक्टिम लाता है, और जो पीड़ित व्यक्ति सिविल सूट लाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ, वादी। जो प्लेंटिफ होता है वो अपना प्लेंट तैयार करता है एडवोकेट के थ्रू, और तैयार करने के बाद उसको सिविल कोर्ट में फाइल करता है, सिविल न्यायालय में उसको फाइल करता है। तो सिविल सूट फाइल करने से ही सिविल सूट स्टार्ट नहीं हो जाता। सिविल सूट फाइल होने के बाद ये देखा जाता है कि क्या सिविल सूट जो फाइल किया गया है वो सिविल कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिविल सूट अगर एक्सेप्ट होता है तभी सिविल सूट आगे बढ़ेगा, और अगर सिविल सूट नहीं एक्सेप्ट होता है तो सिविल सूट ख़त्म हो जाता है। तो इसी हम लोग को देखेंगे कि अगर एक्सेप्ट होता है तो कैसे आगे बढ़ता है, अगर वो प्लेंट हमारी कोर्ट वापस कर देती है तब क्या होगा, अगर प्लेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा। तो तीनों एंगल से हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग एक एक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो सिविल सूट होता है इसकी शुरुआत करता है प्लेंटिफ। इसकी शुरुआत कौन करता है? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होगा? प्लेंटिफ होगा पीड़ित व्यक्ति। प्लेंटिफ जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको पीड़ा होती है। और किस चीज़ की पीड़ा? उस प्लेंटिफ व्यक्ति का सिविल राइट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल राइट, ब्रीच हुआ हो। देखो, सिविल सूट केवल एक ही आधार पर चलता है, लीगल राइट ब्रीच हो। तो अगर किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? सिविल सूट ला सकता है। अब हमारा विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, हम सिविल सूट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, इसका जो चेक करने वाला पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट है, वो सेक्शन नंबर 9। हमको ये देखना होता है कि हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो कष्ट है, क्या वो सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। अगर सेक्शन 9 में आता है तभी हम सिविल सूट ला सकते हैं, नहीं तो सिविल सूट नहीं ला सकते। सेक्शन नंबर 9 का टाइटल क्या है? नेचर ऑफ द सिविल सूट। उसका नाम ही है सिविल प्रकृति के वाद, यानी सिविल सूट का नेचर कैसा होगा। ये बात कहाँ बताई गई है? ये बताई गई है हम लोग को सेक्शन नंबर 9 में, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हमारा मैटर सेक्शन 9 को कवर करता है तभी हमारे एडवोकेट क्या करेंगे? प्लेंट को ड्राफ्ट करेंगे। नहीं तो एडवोकेट मना कर देंगे, भाई हम प्लेंट नहीं ड्राफ्ट कर पाएंगे, आपका सिविल सूट कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में वो लाया जाएगा लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, कोर्ट में वो आपका मामला चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर ये चेक कौन करेगा कि आपकी पीड़ा सेक्शन 9 में आती है कि नहीं आती? वो एडवोकेट चेक करेंगे। और कोई भी अच्छा एडवोकेट अगर सेक्शन 9 नहीं कवर हो रहा है तो प्लेंट नहीं ड्राफ्ट करता, वो मना कर देता है। अब अगर कोई करता है तो उसका परिणाम भी मिलेगा, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, प्लेंट में आपका जो है वो डिसमिस हो जाएगा। तो देखो, जो शुरुआत होती है फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट, तो सिविल सूट की जो शुरुआत होती है वो प्लेंटिफ के प्लेंट से। प्लेंटिफ कौन होगा? पीड़ित व्यक्ति। तो ये कहा गया कि जो सिविल सूट की शुरुआत होती है वो जो प्लेंट के थ्रू होती है, और ये प्लेंट से रिलेटेड जो सेक्शन और आर्डर है वो आपको याद रखना है। सेक्शन 26, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7। और ये जो प्लेंट तैयार होती है, वाद पत्र तैयार होता है, वो 2 कॉपी में। एक कॉपी जो होती है वो कोर्ट के लिए और एक कॉपी होती है डिफेंडेंट के लिए। इसीलिए हमने 1 + 1 = 2 लिखा है। 1 हर समय कांस्टेंट होता है, जो 1 होगा वो हर समय कांस्टेंट होगा। क्यों? न्यायालय एक ही होता है, न्यायालय 10-20 नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो सेकंड 1 है दैट इज वेरिएबल, ये बढ़ता है, एक से बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डिफेंडेंट। कितने लोगों को आप विरोधी बनाते हो, कितने लोगों को आप प्रतिवादी बनाते हो, कितने लोगों को आप डिफेंडेंट बनाते हो। अगर उनकी संख्या 1 तो सेकंड कॉपी 1, उनकी संख्या 2 सेकंड कॉपी 2, उनकी संख्या 5 सेकंड कॉपी 5, उनकी संख्या 50 सेकंड कॉपी 50। तो आपको अगर प्रीलिम्स में आता है कि वाद पत्र की द्वितीय प्रति, सेकंड कॉपी ऑफ द प्लेंट किस पे डिपेंड करता है, तो आपका टिक लगेगा नंबर ऑफ द डिफेंडेंट।
प्रतिवादियों की संख्या पर। जितने प्रतिवादी होंगे उन्हीं की संख्या पर यह डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हमने लिखा है वेरिएबल, चलयमान। चलयमान का मतलब ये फिक्स नहीं रहता, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 4, 10, 20, 50, 100 जितने होंगे उतने होंगे, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ डिफेंडेंट पर, प्रतिवादियों की संख्या पर ये जो है क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुप्रभात। सुप्रभात। अब देखिए, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया, वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अपना प्लेंट क्या किया? सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया। फाइल करने से ये कोई नहीं है कि आपका सिविल सूट शुरू हो जाएगा, यहां पर आपके सिविल सूट की चेकिंग होगी, और ये कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कौन सी कोर्ट करेगी? सिविल कोर्ट करेगी। तो सिविल कोर्ट अगर देखेंगे कि जो प्लेंट की सारी कंडीशन है, जो वाद पत्र की सारी शर्तें हैं, यदि वह पूरी हो रही हैं, यदि वादी के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट फाइल किया गया है, अगर उसकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो जो सिविल कोर्ट है वो पहला वाला ऑर्डर करेगा, एक्सेप्ट, ये वाला सिविल कोर्ट लिखता है अपने ऑर्डर सीट में, वादी के अधिवक्ता के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया, वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जो वादी का वाद पत्र है उसे स्वीकार किया जाता है। यानी जो सिविल कोर्ट है वो ऑर्डर सीट में इस ऑर्डर को लिखता है। प्लेंटिफ के एडवोकेट ने प्लेंट को फाइल किया, प्लेंटिफ के एडवोकेट को सुना गया, और प्लेंट को क्या किया जाता है? सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है। यह पहला स्टेप है। अगर ये न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ है। अगर पहला वाला कोर्ट ऑर्डर कर देता है ऑर्डर सीट में, तो इसको क्या बोल देते हैं? गुड न्यूज़, यानी कि ग्रीन सिग्नल है, अब आपका सिविल सूट आगे चलेगा। पहला देखो, इसको बीच में लिख लो और अथवा, फिर तीसरे वाले को भी अथवा। दूसरा क्या है कि कोर्ट ने जैसे प्लेंट फाइल हुआ, कोर्ट के सामने रखा गया, और कोर्ट में जब आपके एडवोकेट ने अपनी बात को रखा, रीज़न को रखा, कोर्ट ने सुना और रिटर्न ऑफ द प्लेंट, वाद पत्र को लौटा दिया। वाद पत्र का लौटाने का मतलब जिस तरह आपने फाइल किया था उसी तरह आपका वापस कर दिया गया, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी के साथ। क्यों वापस कर दिया गया? ये कोर्ट ने कहा कि भाई ये वाद पत्र जो है हमारे जुरिस्डिक्शंस पे नहीं आता, हमारे जुरिस्डिक्शंस पे नहीं आता, यानी ये जो है हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम इसको नहीं सुन सकते, हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर का है, ये जो है हम नहीं सुन सकते। तो कोर्ट क्या करता है? आपके वाद पत्र को रिटर्न कर देता है, और ये आपके पीटी में पूछा जाता है कि किस सेक्शन या ऑर्डर में। तो जो प्लेंट रिटर्न होती है, जो वादी का वाद पत्र क्या किया जाता है? लौटाया जाता है। ऑर्डर 7 रूल 10, ये ऑर्डर 7 रूल 10, आदेश 7 नियम 10 में जो प्लेंटिफ का प्लेंट होता है वो कोर्ट क्या करता है? ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न कर देता है, कहता है देखिए आपका ये खराब नहीं हो रहा है, अब इसको आप ले लीजिए और जाइए क्या करिए, ऐसे कोर्ट में आप फाइल करिए जो जुरिस्डिक्शंस रखता हो, जो इस पर क्षेत्राधिकार रखता हो। हमारा कोर्ट इस पे क्षेत्राधिकार नहीं रखता। इसका मतलब आपका सिविल सूट रुक गया, आपका सिविल सूट रुक गया। तीसरा आता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। प्लेंटिफ के एडवोकेट ने प्लेंट को फाइल किया, प्लेंटिफ के एडवोकेट को कोर्ट ने सुना, लेकिन सुनने के बाद क्या किया? प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। प्लेंट का जो रिजेक्शन होता है इसमें भी सिविल सूट आगे अब नहीं चलेगा। ये रिजेक्शन होता है किन किन ग्राउंड्स पर है? जैसे प्लेंटिफ के एडवोकेट ने प्लेंट को फाइल किया, लेकिन प्लेंट में सिग्नेचर नहीं था, वादी का हस्ताक्षर ही नहीं है, एफिडेविट नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसे कुछ शर्तें आती हैं, तब ऐसे कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा
कि वो क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है, वो रिजेक्शन कर दिया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, नामंजूर, वापस सॉरी, इसको रिजेक्शन नामंजूर कर दिया जाता है। और जब नामंजूर होता है तो क्या ये आपको वाद पत्र की कॉपी मिलेगी? क्यों दीपेश जी, दीपेश सिंह, अगर कोर्ट ने आपके जी प्लेन को रिजेक्ट कर दिया है तो वो कॉपी आपको मिलेगी? कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया, बोला हम नहीं सुन पाएंगे आपका मैटर, तो क्या कॉपी वापस हो जाएगी? नहीं सर। कहाँ जाएगी वो कॉपी? इसीलिए देखो प्रैक्टिस रूल लगाया गया है, ठीक है ना। कृष्ण कुमार, कहाँ जाएगी कॉपी? सर कॉपी ऑफिस में रह जाएगी, उसका ऑर्डर शीट का नकल निकाला था। वो कॉपी जो होती है वो रिकॉर्ड रूम में चली जाती है, कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में। आपको उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी लेनी, अप्लाई करिए। यही सब चीज़ें जब पूछी जाती है तो स्टूडेंट लगा तो देता है 3 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का लगा दिया हायर जुडिशियल के लिए एक्सपीरियंस, लेकिन जब पूछी जाती है क्या होगा तो नहीं बता पाता। इट मीन्स आपने वकालत नहीं किया। तो देखो आप लोग ये सब चीज़ों को सीखा भी करो करो, कोर्ट जाया भी करो। देखो फर्स्ट नंबर पे जब आपकी प्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको कॉपी नहीं मिलेगी। क्यों? अब तो कोर्ट की फाइल में आ गया, अब तो कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गया। अब वो कॉपी किसकी हो गई? कोर्ट की हो गई। सेकंड वाले में रिटर्न ऑफ द प्लेंट जो ऑर्डर 7 रूल 10 में होता है वो कॉपी आपको मिल जाएगी। तीसरा वाला है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, इसमें कॉपी नहीं मिलेगी, ये कॉपी चली जाएगी रिकॉर्ड रूम में। तो पहले वाले कंडीशन में प्लेंट कोर्ट के पास रहेगा, कोर्ट की फाइल में रहेगा। दूसरे वाले में प्लेंटिफ के पास वापस भेज दिया जाएगा और तीसरा वाला रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर के साथ याद रखिएगा। समझ में आया सबको? अच्छा लगा? क्लियर हुआ? ठीक है, रेगुलर क्लास करो, वीडियो को 2-2 बार देखो, चला चला के देखो, ताकि सीपीसी के आप लोग जो है अच्छे से स्टूडेंट बन जाइए। चलिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा से हम लोग, ये तो बात हो गई। अब हम लोग अगर प्लेंट एक्सेप्ट हो गया तब क्या होगा, अब इसी को आपको हम देखे बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अब अगर हमारी जो प्लेंट है, आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में एग्जाम दो, लेकिन ये ध्यान रखो इंग्लिश वाला जरूर पढ़ा करो, इंग्लिश जरूर आना चाहिए। प्लेंट जो वाद पत्र है, ये हो गया एक्सेप्ट, ये हो गया स्वीकार। तो कोर्ट ऑर्डर करती है, वादी के अधिवक्ता को सुना और वादी के क्या नाम है वाद पत्र को स्वीकार किया गया। तो जब ये हो जाता है ये, तो 7 डेज, जिस दिन सिविल कोर्ट ऑर्डर करता है कि हमने प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से 7 दिन का समय दिया जाता है। ये 7 दिन का समय दिया जाता है किसको? प्लेंटिफ को, वादी को। ठीक है, क्यों? अभी जो विरोधी है, जो प्रतिवादी है, वो कहाँ है? पिक्चर के पीछे है, अभी वो सामने नहीं है, अभी फ्रंट पे है ही नहीं है। उसको तो कुछ अतः पता नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो चुका है। तो इनको 7 दिन का समय दिया जाता है। तो कोर्ट कहता है कि जो आपने प्रतिवादी की कॉपी मेरे प्लेंट के साथ लगाई है, जो आपने मुझे प्लेंट सौंपा है, उसमें आपने प्रतिवादी के लिए भी कॉपी लगाई है, डिफेंडेंट के लिए भी लगाई है, तो वो कॉपी आप लीजिए और इसे डिफेंडेंट को भिजवाइए। और ये कितने दिन के अंदर? एक्सेप्टेंस से 7 दिन के अंदर। एक्सेप्टेंस से 7 दिन के अंदर कोर्ट जो प्लेंटिफ है उनके एडवोकेट को डायरेक्शन देता है, वादी के अधिवक्ता को क्या करता है? निर्देश देता है कि आज से लेके 7 दिन के भीतर आप अपने प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को भिजवाइए। और अगर आपने 7 दिन से 8वां दिन लगाया तो आपका जो एक्सेप्टेंस वाला प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देंगे हम, फिर आगे हम नहीं सुनेंगे, टाइम बाउंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? परसीमा काल के अंतर्गत आ जाएगा और फिर इसको हम टाइम बाउंड मान लेंगे, अब उसकी सुनवाई हम नहीं करेंगे। तो आपको हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां।
अब ये जो प्लेंटिफ की 7 दिन की स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग, इनको कहा गया कि आपके पास कई ऑप्शन है। आप चाहो तो इस प्लेंट की कॉपी को ले लो और जाइए आप डिफेंडेंट को स्वयं रिसीव करा दीजिए और रिसीविंग लाके कोर्ट में जमा कर दीजिए। कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि डिफेंडेंट को इसका कॉपी मिल गई, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर चाहते हो कि न्यायालय का कोई कर्मचारी चला जाए उसको रिसीव करा दे, तो न्यायालय के कर्मचारी के 1 दिन की सैलरी जो होती है उतना वेतन का पैसा आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, तभी वो कर्मचारी जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये 2 हो गए ट्रेडिशनल। तीसरा, 1976 में जब सीपीसी में पहली बार अमेंडमेंट किया गया तो ये कहा गया कि अब पोस्टल सर्विसेज बहुत स्ट्रांग हो गई है। पूरे भारतवर्ष को पिन कोड में डिवाइड कर दिया गया है पोस्टल इंडेक्स नंबर में, और इस पिन कोड से बहुत तेजी से लेटर पहुंचता है भारत के कोने कोने में। तो अगर आप चाहो तो आज के समय में इसको यूज कर लो, स्पीड पोस्ट। जो पहले रजिस्ट्री होती थी अब रजिस्ट्री बंद होगा, अब स्पीड पोस्ट होता है, आप कर लो। आप चाहो तो और आधुनिक तरीका को अपनाना चाहते हो तो कोरियर सर्विस अपना लो, कोरियर सर्विसेज। ठीक, आप अगर बहुत संतुष्ट आपके और अधिक है, आपको डिफेंडेंट का मेल मालूम है, ठीक है, उसका मेल एड्रेस मालूम है, मेल एड्रेस, तो आप अपनी प्लेंट की सॉफ्ट कॉपी को उसके मेल पर सेंड कर दो। ठीक, और उसकी ओर से आंसर आ जाना चाहिए। तो जो भी आपको अपनाना हो, चाहे आप स्वयं जाके रिसीव कराइए, चाहे आप कोर्ट के एम्प्लॉय के थ्रू कराइए, चाहे आप स्पीड पोस्ट के थ्रू कराइए, चाहे आप कोरियर सर्विसेज से कराइए, आप चाहे मेल के थ्रू कराइए। ठीक, ये आपको करना है 7 दिन के भीतर। अब जिस दिन, ये ध्यान रखिएगा, हमने जिस दिन भी उसको भिजवाया, किसको? डिफेंडेंट को। हमने किसको भिजवाया? प्रतिवादी को। ठीक, तो प्रतिवादी को ये कहा जाए डेट ऑफ क्या? एक्सेप्टेंस। जिस दिन उसको मिल गया हो, भेजने वाले दिन से नहीं, जिस दिन उसको मिल गया हो, जिस दिन प्रतिवादी को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां से अगर 7 दिन के भीतर कोर्ट के ऑर्डर को प्लेंटिफ ने कंप्लायंस कर दिया, यानी कि अपनी कॉपी को डिफेंडेंट को भिजवा दिया, अब प्लेंटिफ का काम खत्म। अब जो काम स्टार्ट होगा वो किसका स्टार्ट होगा? डिफेंडेंट का। अब ध्यान रखिएगा, अब सारा जो जिम्मेदारी है वो डिफेंडेंट की है। अब किसकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है? डिफेंडेंट। प्रतिवादी की। एक प्रतिवादी है तो एक, अगर कहीं है तो प्रतिवादी गण। अब इनकी जिम्मेदारी है कि जिस दिन आपको नोटिस मिला, सूचना मिली, तो सूचना में क्या क्या मिलेगा? प्लेंट की कॉपी, प्लेंट की कॉपी मिलेगी प्लस सम्मन। सम्मन कौन सा सम्मन? कोर्ट का सम्मन। यानी प्लेंट के कॉपी के ऊपर कोर्ट अपना कवरेज लेटर लगाएगा। उस कवरेज लेटर में ये लिखा रहेगा कि किस कोर्ट से ये आपको नोटिस आई है, ये जो आपको प्लेंट की कॉपी आई है किस कोर्ट ने भेजा है। कोर्ट का नाम लिखा रहेगा और आपको उसमें निर्देशित रहेगा कि प्लेंट को आप पढ़ के और इसका जवाब दीजिए। प्लेंट को पढ़ के इसका जवाब दीजिए। तो देखो, जो जवाब देने वाला कंडीशन है, प्लेंट का जो जवाब दिया जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं WS शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। फुल फॉर्म में बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं लिखित कथन। वकील साहब लोग बोलचाल में बोलते हैं जवाबनामा। तो जवाबनामा आप तो बिल्कुल बोलोगे नहीं, वो रखे रहोगे वहीं पर जब कोर्ट पे जाओगे। ये जब आपको प्रतिवादी को जब कभी ये नोटिस मिले, नोटिस में क्या रहेगी? प्लेंट की कॉपी प्लस सम्मन, तो उसको जवाब देना है। जवाब देने वाला जो ऑर्डर है ये सेक्शन में नहीं चलेगा, ऑर्डर में चलेगा। ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट।
आदेश 8 नियम 1 में जो क्या नाम है प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उसको जवाब देना है। तो देखो, जवाब देने के लिए इनके पास दो चीजें हैं, एक जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन जिसको बोलते हैं सामान्य उपबंध, और दूसरा है एक्सेप्शनल, आपवादिक। पहला है सामान्य उपबंध और दूसरा है एक्सेप्शनल प्रोविजन, आपवादिक उपबंध। तो देखिए, जो सामान्य उपबंध है, इसमें कहा गया कि जिस दिन वादी का वाद पत्र सम्मन के साथ प्रतिवादी को मिले, उस दिन से 30 डेज। डेज 30 दिन, सुनिए वकील साहब आप भी। तो जिस दिन वादी का वाद पत्र प्रतिवादी को मिले, प्लेंटिफ का प्लेंट डिफेंडेंट को मिले सिविल सूट में, उससे जनरल प्रोविजन कहता है 30 डेज के भीतर आपको जवाब देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट। यह सामान्य उपबंध है, सब पीटी के एग्जाम में आएगा, आप लोग के एग्जाम में। यह कहा गया कि जिस दिन प्रतिवादी को सम्मन की कॉपी मिली, प्रतिवादी विषम स्थिति में था, विपरीत स्थिति में था। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी की डेथ हो गई, जहाँ पे रहता था वहाँ दंगा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर गया, घर से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया। जिस दिन उसको कॉपी मिली वो विदेश यात्रा में था, ऑफिशियल गया था, या क्या नाम है पर्यटन करने गया था, कुछ भी था। तो ये कहा गया कि ये जो 30 डेज है, ये 30 डेज के बाद, जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा, 30 डेज, तो इसमें 60 डेज और जोड़ दिया जाएगा। 30 दिन कंप्लीट होने के बाद इसमें 60 डेज और जोड़ दिया जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डेज। 3 महीने पे टिक मत लगाइएगा, और ना 1 महीने पे टिक लगाइएगा, क्योंकि 30 दिन बराबर 1 महीना नहीं होता। ठीक है, हम लोग के कैलेंडर में कुछ महीने 28 के होते हैं, कुछ 29 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं। तो महीने का मतलब 30 दिन नहीं होता, आप इसको काउंटिंग करेंगे 30 डेज। तो जनरल प्रोविजन में 30 डेज, एक्सेप्शनल कंडीशन में 90 डेज में क्या करना है, प्रतिवादी को अपना जवाब देना है, प्रतिवादी को अपना जवाब देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब देखिए, प्रतिवादी ने WS में अपना जवाब दिया। ठीक है, तो प्रतिवादी क्या करता है, जवाब देते समय प्लेंटिफ का प्लेंट सामने रख लेता है, प्लेंट की कॉपी रख लिया, और इधर WS। ये जो WS तैयार करते हैं, रिटन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो डिफेंडेंट के एडवोकेट तैयार करते हैं। तो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में जो जो बातें लिखी है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, 6, 7, 8, ऐसे वादी लिखता है, यह है कि मैं इस मकान का मालिक हूँ। नंबर 2, यह है कि ये मेरे मकान में किराएदार है, यह है कि ये मेरे मकान का किराया नहीं दे रहा है, यह है कि ये किराएदारी की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, यह है कि ये शराब पीकर आता है, उत्पात करता है। ये तरह तरह की बातें प्लेंटिफ अपने प्लेंट में लिखता है ऐसे। और लास्ट में जो है लिखता है कि ऊपर बताई गई सभी बातें सही है, सत्य है, कोई बात छिपाई नहीं गई है। इसको बोलते हैं एफिडेविट। वो एफिडेविट करके अपना सिग्नेचर कर देता। अब जो W यानी कि अब ये प्लेंटिफ के एडवोकेट प्लेंट तैयार किए, तो डिफेंडेंट के एडवोकेट WS तैयार करते हैं। तो एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक वादी के वाद पत्र का एक एक पैराग्राफ का उत्तर देते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया, वाद पत्र कि संख्या 1 मंजूर है, संख्या 1 मंजूर, 2 मंजूर मतलब एक्सेप्ट है, 3 नामंजूर, 4 नामंजूर। ऐसे एक एक पैराग्राफ का उत्तर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो देते हैं डिफेंडेंट के एडवोकेट्स। ठीक है, सारे उत्तर देने के बाद
उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अगर कोई एडिशनल बात कहना चाहते हो, आप अतिरिक्त कोई बात कहना चाहते हो, वादी के वाद पत्र के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अगर आप अपने बचाव में, अपने क्या नाम है, केस में अपना अलग से कोई चीज देना चाहते हो तो आप उसको दे सकते हो। उसको बोलते हैं एडिशनल स्टेटमेंट। एडिशनल स्टेटमेंट, अतिरिक्त कथन, अतिरिक्त कथन। वो क्या कर सकते हैं, अलग से अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मुझे भी अपने बचाव में ये बातें और कहनी है। जैसे वादी कहता है कि मेरे मकान में प्रतिवादी किराएदार है, अतिरिक्त कथन में कहता है कि मैं किराएदार नहीं हूं, मेरा भी ये मकान है, मेरे और इनके जो पिता है वो एक ही है, ये मेरे भाई है और ये मकान जो है मेरे पिता का है, मैं किराएदार नहीं हूं। अतिरिक्त कथन में वो कहेगा। यानी जो जो उसको अपने बचाव में क्या कहना है वो सब अतिरिक्त कथन में कह सकता है। और ये WS जो तैयार किया है वो कहां पे फाइल होगा, कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में कहां, जहां की आप प्लेंट पहले से वहां पे मौजूद है। अब जिस दिन डिफेंडेंट का WS आ जाता है, अब ध्यान से सुनिए, अब जिस दिन प्रतिवादी का लिखित कथन कोर्ट में आ गया, अब देखिए ये है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जिसमें जो बैठे हुए सिविल जज साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनके पास पहले से क्या मंजूर है, कि इनके पास पहले से क्या उपलब्ध है, प्लेंट। इनके पास वाद पत्र पहले से है जो ओरिजिनल कॉपी में प्लेंटिफ ने इनको दिया था। आज इनके पास आ गया WS, रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन। ठीक है। अब देखो जज साहब के पास दो चीजें आ गई, प्लेंटिफ का प्लेंट पहले से था, प्लेंटिफ का प्लेंट पहले से था, आज उनको क्या दे दिया गया, डिफेंडेंट की ओर से उसका जवाब दे दिया गया, डिफेंडेंट की ओर से उनको जवाब दे दिया गया। अब देखो जज साहब को 14 दिन का टाइम दिया गया। ये जिस दिन ये WS कोर्ट में आ जाएगा उस दिन से 14 डेज, 14 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब ये कहा गया कि जो जज साहब है वो प्लेंटिफ के प्लेंट को और डिफेंडेंट के WS को देखेंगे और ये देखेंगे इनके लोग के बीच में किन किन बातों पर विवाद है, इनके बीच में किन किन बातों पर विवाद है। जो बातें विवाद है उसको हम लोग बोलते हैं इश्यूज, इश्यूज, वाद बिंदु, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। देखो जो जो चीजों पे दोनों स्वीकार कर रहे हैं वो कोर्ट में चलेगा मैटर, कतई नहीं चलेगा। कोर्ट में क्या चलता है, जो चीजों पर विवाद होता है। जैसे आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं तो कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा मान लीजिए आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब उनका टोकन वगैरह लिए, जो उनकी 500-800 फीस थी आपने जमा किया, और जमा करके जब उनके चैम्बर में गए डॉक्टर साहब ने पूछा क्या दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, बस आपको बताने आए थे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे आपका, बताइए भाई शिव कुमार जी, कुछ दवा देंगे? नहीं सर, दवा नहीं देंगे। जब आप स्वस्थ हैं तो जाइए अपने घर, जाइए। अच्छा एक हफ्ते बाद फिर आप गए, फिर आपने कहा अब डॉक्टर साहब दवा देंगे? अब डॉक्टर साहब आपको एडवाइस देंगे, कैसा करिए, शहर में और डॉक्टर हैं पागलों के, अब जरा जाके आप उनको एक बार दिखा लीजिए, क्योंकि आप हफ्ते हफ्ते में आते हैं मुझे केवल बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हूँ, इसके मतलब आप कोई पगले टाइप के हैं। ठीक है ना। तो देखो डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें कोई डिजीज होती है, बीमारी होती है। पुलिस के पास हम कब जाते हैं, जब हमें कोई, हमारे साथ कोई अपराध करता है, हमारे साथ कोई दिक्कत पैदा करता है। इसी प्रकार कोर्ट हम कब जाते हैं,
जब हमें कोई उपचार नहीं मिल रहा है। तो जिन जिन बातों पर वादी प्रतिवादी में विवाद होता है उसको बोलते इश्यूज। कोर्ट को बोला गया है कि ये काम आप 7 दिन के भीतर कर दोगे, और 7 दिन के 14 दिन के भीतर कर दोगे। और 14 दिन की काउंटिंग कब से होगी? जब से प्रतिवादी ने अपना लिखित कथन न्यायालय में जमा कर दिया। जो इश्यूज बनता है, वाद बिंद बनता है, जितने बातों पर वादी प्रतिवादी में विवाद है उतने इश्यूज बनेंगे। तो ये कोर्ट बनाती है इश्यू नंबर फर्स्ट, ऐसे कोर्ट लिखती है वाद बिंदु संख्या 1। सर वाद बिंदु संख्या 1, ठीक। इसी प्रकार कोर्ट बनाएगी वाद बिंदु संख्या 2, वाद बिंदु संख्या 3, वाद बिंदु संख्या 4, वाद बिंदु संख्या 5। जितने भी दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद होगा उतने बनेंगे इश्यूज। और जो ये कोर्ट इश्यूज बनाता है इसको बनाता है 3 कॉपी में। 3 कॉपी में कोर्ट इसके इश्यूज को बनाता है, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज। अब जो कोर्ट ने इश्यूज को बनाया, वाद बिंदु बनाया, उसको क्या करता है? जो 3 कॉपी में कोर्ट ने क्या किया? इश्यूज को बनाया, वाद बिंदु की विरचना की, इश्यूज इसको बोलते हैं वाद बिंदु की विरचना की। तो इसकी 3 कॉपी बनती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो जो फर्स्ट कॉपी होती है दैट इज ओरिजिनल कॉपी। ये क्या करता है? कोर्ट अपने पास रख लेता है, कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा कोर्ट हर समय जो होता है वो ओरिजिनल कॉपी ही अपने पास रखता है, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य। जो सेकंड कॉपी है वो प्लेंटिफ के एडवोकेट को दे देता है, वादी के अधिवक्ता को। और जो तीसरी कॉपी है वो डिफेंडेंट के अधिवक्ता को दे देता है, डिफेंडेंट के एडवोकेट को। ये 3 जो कॉपी बनती है इश्यूज की, इसकी सप्लाई इस तरह होती है। ओरिजिनल कॉपी सिविल कोर्ट में, सेकंड कॉपी प्लेंटिफ के एडवोकेट को, और थर्ड कॉपी डिफेंडेंट के एडवोकेट को सप्लाई कर दिया गया। राइट? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नए लोग बोलो, किसी की दिक्कत तो सर नहीं? यहाँ पे 89 का प्रोसेस कराया जाता है, 70% होता है। क्या चीज? यहाँ पे सर पहले जवाब दाखिल करने के बाद में 89 की प्रोसेस होती है सर, उसके बाद में इसी से कर किया जाता है। क्या 89 क्या है? 89 का प्रोसेस क्या है? 89 यानी कि कोर्ट से बाहर खुला समझौता की प्रयास किया जाता है। वो तो हो जाता है, ठीक है। तो उसको एडीआर बोलते हैं। ये कहा जाता है जब कभी आप कोर्ट में मैटर लाते हैं तो कोर्ट आपसे कहता है कि आप चाहो तो एडीआर के थ्रू अपना निपटा लो। ये तो सभी जगह कहा जाता है, फैमिली कोर्ट सब जगह कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो पार्ट नहीं है, वो तो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहो तो न्यायालय के बाहर मैटर निपटवा लो, आप अपना लोग चले जाओ, क्या नाम है, किसी आयोग वगैरह में निपटा लो। तो ये देखो तीनों कॉपी इनको सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। कॉपी सप्लाई होने के बाद 7 डेज, अब इन दोनों के लिए 7 डेज का फिर समय दिया जाता है। नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, 1 सेकंड। जब 15 दिन है। देखो जब वादी और प्रतिवादी को वाद बिंदु की इश्यूज की कॉपी मिल जाती है तो इन लोग को 15 डेज का टाइम दिया जाता है, 15 दिन। यानी कि आज से 15 दिन के भीतर प्लेंटिफ अपना और डिफेंडेंट अपना क्या करेगा? विटनेसेस की लिस्ट फाइल करेगा, विटनेसेस की लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जिसको बोलते साक्ष्यों की संख्या। कोर्ट वादी से कहता है कि जो ये आपका मुकदमा अब स्टार्ट होने जा रहा है, आप अपने मुकदमे में कौन कौन से साक्षी को लाना चाहते हो उसके नाम दे दो, सूची दे दो। डिफेंडेंट से कहेगा, प्रतिवादी से कहेगा कि आप अपने मामले में जो जो लोगों के गवाह को लाना चाहते हो, साक्ष्यों को लाना चाहते हो, उसके लिस्ट को दे दो। अब कौन कौन से साक्ष्य को आप ला सकते हैं? यहीं पर आके खड़ा हो जाता है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इधर भी बीएसए खड़ा हो गया, दोनों के लिए बीएसए आ गया, ठीक है। तो देखो जो बीएसए है वो सिविल केसेस में भी लागू होता है, क्रिमिनल में भी लागू होता है। तो यहां पर बीएसए कहता है
कि किसी भी मामले को साबित करने के लिए 7 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। 7 प्रकार के साक्ष्य में से आप किसी भी साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो। उस 7 साक्ष्यों का नाम क्या है? पहला है मौखिक साक्ष्य, जिसको बोलते हैं ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य यानी हम कोई ऐसा गवाह लाएंगे जो मुंह से बोलकर कोर्ट के सामने बात को रखेगा। दूसरा होता है सरकमस्टांशियल एविडेंस, इसको बोलते हैं परिस्थित जन्य साक्ष्य। परिस्थित जन्य साक्ष्य। तीसरा होता है रियल एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक साक्ष्य या वास्तविक साक्ष्य। चौथा होता है हियर से एविडेंस, जिसको बोलते हैं सुनी सुनाई गवाही या अनुश्रुत साक्ष्य। फिर इसके बाद होता है 5वें नंबर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। फिर इसके बाद 6 नंबर पर होता है प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य। और फिर लास्ट में 7वें पर है द्वितीयक साक्ष्य या गौड़ साक्ष्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। तो देखो इसका क्रम क्या है? ओरल एविडेंस, सरकमस्टांशियल एविडेंस, रियल एविडेंस, हियर से एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। फिर से याद कर लो, मौखिक साक्ष्य, परिस्थित जन्य साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य या सुनी सुनाई गवाही, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। इसके अलावा 8वां कोई साक्ष्य नहीं होता, पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको अपनी लिस्ट देना है। ठीक है, आप लिखोगे कि आप लिखोगे एक्स नामक गवाह आएंगे, वाई नामक गवाह आएंगे, एक हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना, ऐसे आप अपनी लिस्ट को कोर्ट के सामने फाइल कर दोगे। कौन फाइल करेगा? ये जो वादी के अधिवक्ता है। इसी प्रकार जो प्रतिवादी के अधिवक्ता है, ये भी अपने लिस्ट को फाइनल करेंगे। जब ये लिस्ट सामने आ जाती है, जब ये लिस्ट सामने आ गई, देन सिविल ट्रायल स्टार्ट। अब यहां से सिविल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? सारी तैयारी पूरी हो गई, सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे मान लो बारात जानी होती है तो क्या होता है? बाराती लोग आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है ना? याद हो क्या? कई वैसे है तो अब क्या हो गया कि सारी तैयारी पूरी हो गई है। प्लेंटिफ का प्लेंट है, डिफेंडेंट का WS है। ठीक है, इश्यूज बन गए हैं, सारे विटनेसेस की लिस्ट आ गई है। सिविल ट्रायल स्टार्ट। अब ये जो सिविल ट्रायल स्टार्ट होता है, यहाँ पर फिर एविडेंस सेक्टर आके खड़ा हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार। अब ये कहा जाता है कि मामले की शुरुआत कैसे होगी। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये कहता है कि सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, किस पर होता है? प्लेंटिफ पर। प्लेंटिफ पर, प्लेंटिफ वादी पर। ठीक है, तो ये कहा जिसके ऊपर सबूत का भार होता है, सबसे पहले उसी को कोर्ट में अपीयर कराया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले अपीयर होगा वादी, और जो वादी अपीयर होगा तो वादी का होगा एग्जामिनेशन, परीक्षा। वादी का होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसी एग्जामिनेशन में जो वादी का होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा, री क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः प्रति परीक्षा, ये वादी का होगा। वादी ने जो गवाहों की लिस्ट कोर्ट के सामने लाई है, उनकी पूरे लोगों की परीक्षा होगी, एक एक गवाह की एक एक गवाह। यही सबसे बड़ा टाइम लेता है सिविल ट्रायल में, एग्जामिनेशन। जब वादी का पूरा हो जाएगा तो जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, प्रतिवादी का एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रतिवादी का क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रतिवादी का री एग्जामिनेशन, प्रतिवादी का री क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रतिवादी ने जो लिस्ट दिया है गवाहों की, उनका एक एक करके सबका एग्जामिनेशन होगा। इसमें कई डेट कोर्ट के सामने लगती है, कई डेट कोर्ट के सामने लगती है इन चीज़ों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए।
जब एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है। अब कहता है आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट बहस, बहस की तारीख नियत करता है और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से कहता है कि आज आप इस डेट पर बहस करिए, आज इस डेट पर आप बहस करिए। तो जो एडवोकेट लोग होते हैं उनके पास जो केस लॉ होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, आज ही के समय वो लाके कोर्ट में जमा करते हैं। बहस पूरी हो जाती है। जब एडवोकेटों की बहस पूरी हो जाती है तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर रिजर्व। अब कोर्ट क्या करेगा, अपना आदेश देगा, अपना निर्णय सुनाएगा। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो तीन रूपों में होगा। या तो किसी को डिक्री होल्डर बना देगा, आज्ञप्तिधारी। अगर एक पक्षकार को डिक्री होल्डर बनाएगा तो दूसरा पक्षकार कहलाएगा जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी। ठीक है। तीसरा कोर्ट क्या करता है, या तो एक पक्षकार को डिक्री होल्डर बनाए, आज्ञप्तिधारी बनाए, तो दूसरा को निर्णित ऋणी। या दूसरे को बनाया डिक्री होल्डर, पहले वाले को बनाया निर्णित ऋणी। निर्णित ऋणी मतलब मुकदमा हार गया। और तीसरा, अगर कोर्ट किसी को डिक्री होल्डर नहीं बनाता तो उस केस को क्या करता है, डिसमिस एंड डिफॉल्ट कर देता है, खारिज कर देता है। उस कोर्ट को क्या करता है, फिर खारिज कर देता है। तो देखो इस तरह जो होता है वो सिविल ट्रायल जो होता है वो कोर्ट में ऐसे चलता है। और एक एक स्टेप को कोर्ट क्या करती है, पूरा करती है। अब इसमें क्या किया गया है, वर्ष 1999 और 2000 जो दो का अमेंडमेंट हुआ है सीपीसी में, उसके द्वारा सिविल कोर्ट में क्या किया है, हर चीज़ का टाइम बांध दिया है। जैसे प्लेंटिफ को 7 दिन के भीतर जवाब लगाना है, कोर्ट को अपना इतने दिन के भीतर इश्यूज फ्रेम करना है, WS का टाइम दे दिया गया है, विटनेसेस के लिस्ट को बता दिया गया इतने दिन के अंदर विटनेसेस अपनी लिस्ट को फाइल कर देगा। तो सारी चीज़ों को इसको कोर्ट के सामने रख दिया गया है ताकि सिविल ट्रायल जो पहले बहुत लंबे समय तक चलता था, कई साल लग जाता था सिविल ट्रायल चलने में, अब ये कहा गया कि ऐसा नहीं है। सिविल ट्रायल के लिए समय सीमा जो है वो क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को?